अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। तमाम ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं। फिर आगे चल कर के सेल्स जुड़ते हैं, वो टिश्यूज़ को बनाते हैं, और टिश्यूज़ जब आगे जुड़ते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स को बनाते हैं, और ऐसे चल कर के ऑर्गन्स जब आगे जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे हमारा बन जाता है एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो सेल से ही बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वो कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, यानी कि उसमें ज़्यादा चीज़ों का इजाफा हो रहा है। जिसमें जितनी चीज़ें कम होगी वो उतना सिंपल कहलवाएगा। क्या सेल भी किन चीज़ों का बना हुआ है? काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि सर हम सेल के बने हुए हैं या हम एटम्स के बने हुए हैं। तो उसका जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। दरअसल हमारा सेल्स जो है वो बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के। तो सेल्स हमारे बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स के, और यकीनन आप जानते हैं कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बने हुए होते हैं हमारे एटम्स के। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो तमाम की तमाम चीज़ें एटम्स की बनी हुई होंगी, और आगे चल कर के एटम ही हमारे सेल को बना रहा है। तो यकीनन हम भी एटम्स के बने हुए हैं, लेकिन एटॉमिक लेवल पे हम उसे लाइफ काउंट नहीं कर रहे। लाइफ जो बन रही है, लाइफ का जो वजूद हो रहा है वो सेल से हो रहा है, तभी हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे होते हैं, यानी कि ज़िंदगी इस सेल से शुरू हो रही होती है। तो सबसे पहले हम लोग इन तमाम लेवल्स को डिस्कस जब करेंगे तो सबसे पहली जो लेवल होगी वो हमारे पास वो होगी सब एटॉमिक लेवल। एटम से भी कुछ चीज़ें छोटी होती हैं जिन्हें सब एटॉमिक लेवल में हम रख सकते हैं। वो जो चीज़ें एटम से छोटी होती हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हमारे पास तीन नाम आ जाते हैं, मशहूर और मारूफ तीन नाम। जैसे कि एटम को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ये समझ लें कि एक हमारे पास एटम है जिसका बीच का हिस्सा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल जो कि न्यूट्रल होते हैं, और इस एटम के गिर्द में, न्यूक्लियस के गिर्द में कुछ दायरे हैं जिनमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं नेगेटिव चार्ज वाली, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो एक एटम के अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलवाती हैं, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले, और न्यूट्रल जिनके न्यूट्रल होते हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये बनाते हैं फिर हमारे एक एटम को। फिर हमारे पास आ जाती है दूसरी लेवल जिसे हम हमारी एटॉमिक लेवल कह रहे होते हैं। याद रखिएगा एटम्स फिर अलग अलग तरह के होते हैं। हो सकता है कोई एटम ऐसा हो जिसमें एक प्रोटॉन हो, वो एक प्रोटॉन वाला जो एटम होगा वो हाइड्रोजन का एटम होगा। इसी तरह से एक एटम ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो प्रोटॉन हो, दो प्रोटॉन वाला हीलियम का एटम होगा। इसी तरह से तीन प्रोटॉन हो, तीन प्रोटॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर तीसरा। आप पीरियोडिक टेबल में चेक करें, लिथियम जो है उसमें तीन प्रोटॉन होते हैं। कार्बन जो होगा उसमें छः प्रोटॉन होंगे। तो छः प्रोटॉन जिसके एटम के अंदर होंगे वो हमारे पास कार्बन, आठ प्रोटॉन जिसके अंदर होंगे वो हमारे पास ऑक्सीजन। ऐसे हमारे पास एटम्स की 118 टाइप्स आ जाती हैं, और उन्हें हम एलिमेंट्स कह रहे होते हैं। जो भी एलिमेंट होगा उसमें एक जैसे ही एटम्स होंगे, समझ लें। जैसे एक लोहा है तो लोहे में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। लोहे का तो बड़ा टुकड़ा हमारे पास होगा, तो लोहे के इस बड़े टुकड़े में जो भी एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, वो सारे एक जैसे। गोल्ड के बड़े टुकड़े में जो भी एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे। तो एलिमेंट में एक तरह के एटम्स हो सकते हैं। एलिमेंट जो होगा दुनिया में, जो भी एलिमेंट होगा वो उसी के दूसरे एलिमेंट के बिल्कुल उसके जैसा ही हो सकता है। जैसे कार्बन अगर हमें यहाँ पर मिल रहा है, कार्बन दूसरी जगह पे मिल रहा होगा, बहुत मुमकिन है कि वो जैसे हो। हाँ, अगर आइसोटोप होगा तो थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, वो हमने पहले डिस्कस किया था। तो टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 118 एलिमेंट्स होते हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, यानी कि हमें अर्थ में कहीं ना कहीं वो मिलते हैं। तो 92 एलिमेंट्स नेचुरल होते हैं, और बाकी जो 26 होते हैं वो सिंथेटिक हैं, यानी कि उन्हें लैब में बनाया गया है। 26 जो हैं वो सिंथेटिक, और 92 हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स।
अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स में से ही होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कहा जाता है कि 16 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। 16 एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिविंग में होते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारी बॉडी 16 एलिमेंट्स की बनी हुई होगी। 16 में भी अलग अलग परसेंटेज है। 6 जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो वो जो 6 एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक जगह पर इनको याद रखने का तरीका कहा गया था ओशन केप। ओशन केप से आप इनको याद रख सकते हो, इस तरह से कर लें ओशन केप। तो ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, एन से नाइट्रोजन, सी ए से जो है कैल्शियम और पी से फास्फोरस। ओशन केप से आप उनको अच्छी से याद कर सकते हो। लेकिन सिंध की बुक ने ना मामला ये क्या हुआ कि उन्होंने 6 अलग एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। उसे याद रखने का ये तरीका हो सकता है, स्पंज आप याद कर लो। उन्होंने कैल्शियम नहीं रखा हुआ, कैल्शियम की जगह पे सल्फ़र रखा हुआ है। तो सल्फ़र, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन ओशन केप का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, कार्बन दूसरे नंबर पे, हाइड्रोजन तीसरे नंबर पे, नाइट्रोजन चौथे नंबर पे, कैल्शियम पाँचवें नंबर पे, फास्फोरस छठे नंबर पे। ऑक्सीजन का कितना अमाउंट होता है हमारी बॉडी में? 65% हमारे सेल में होता है। कार्बन का कितना अमाउंट होता है? 18% कार्बन का अमाउंट होता है। हाइड्रोजन का कितना अमाउंट होता है? 10% हाइड्रोजन का अमाउंट होता है। तो इन 16 एलिमेंट्स में भी सबसे ज़्यादा 65% जो मिल रहा है वो ऑक्सीजन है। अगर सवाल हो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट हमारी बॉडी में कौन सा होगा, तो वो ऑक्सीजन होगा, जो सबसे ज़्यादा तकरीबन 65% तक पाया जा रहा है। बाकी के बहुत ही कम मौजूद होंगे। तो सल्फ़र 0.0% से भी कम मौजूद होता है, बहुत ही कम मौजूद होता है। तो सल्फ़र हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं जो ज़्यादा होंगे। कितने ज़्यादा होंगे? 98% तो बस यही होंगे। बाकी के 1% जो होंगे या 1% से भी कम जो होंगे वो दूसरे एलिमेंट्स होंगे। 10 जो है वो उसमें आ जाएंगे। तो 6 सबसे ज़्यादा 98% मिल रहे हैं और उनमें से 65% ऑक्सीजन मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एटम्स जब जुड़ते हैं तो लाजिम बनाते हैं वो मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। शुरू में हम यहाँ पर नाम लिखते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कुछ होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तो ये बना लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ ग्लूकोज की, C6H12O6। ज़ाहिर है कि इसके अंदर 6 ऑक्सीजन मौजूद हैं, 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन मौजूद हैं। 6 ऑक्सीजन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 कार्बन के एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जो कि 6 एलिमेंट्स का बना हुआ है। इसे हम एक तरह का माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारा एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर एक ग्लूकोज हो गया वो दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ गया, दूसरा ग्लूकोज तीसरे ग्लूकोज के साथ, ऐसे चल कर के ग्लूकोज के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन चुके होंगे उसे हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल को दूसरा हम कह सकते हैं पॉलीमर, और माइक्रो मॉलिक्यूल को दूसरा हम कह सकते हैं मोनोमर। मोनोमर माना अकेला यूनिट, मोनो मतलब अकेला, मर मतलब यूनिट, और पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, और मर मतलब यूनिट, ज़्यादा यूनिट जिसमें मौजूद हो। आमतौर पर डेफिनेशन ये होती है 11 मॉलिक्यूल्स अगर जुड़े हुए हैं तो वो पॉलीमर कहलवाएगा। 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब जुड़े होंगे तो उन्हें हम पॉलीमर कह सकते हैं। तो इस तरह से पॉलीमर्स हमारे पास होते हैं और मोनोमर्स होते हैं। जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते हैं तो जब बनने वाला बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो स्टार्च हो सकता है। प्लांट्स में स्टार्च होता है। दरअसल जब वो खाना बनाते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बहुत सारा बन जाता है तो वो उसे स्टोर कर लेते हैं स्टार्च में। हमारी बॉडी इस स्टार्च को खाती है और डाइजेशन होगी। डाइजेशन का मतलब यही होता है
कि एक बड़ा मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल्स में टूटेगा, तो स्टार्च जो हम खाएंगे वो ग्लूकोज में टूटेगा, और हमारी बॉडी में आने वाला जो ग्लूकोज होगा, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी उसे कन्वर्ट कर लेगी ग्लाइकोजिन के अंदर, तो हमारे पास ग्लाइकोजिन बनेगा। तो ये मालिक्यूल्स हमारे पास समझ लें, स्टार्च, ग्लाइकोजिन, ये ग्लूकोज के बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं, ये मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और मालिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो एसिड का फार्मूला आप ये याद रख लीजिएगा, ये कार्बन, इसके साथ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप, इसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ NH2 ग्रुप। इस NH2 ग्रुप को जो है अमाइनो ग्रुप बोला जाता है, और इस ग्रुप को एसिडिक ग्रुप बोला जाता है। तो अमाइनो एसिड ये इस वजह से बनता है। और इस कार्बन के साथ एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हो सकता है, हम R लिख लेते हैं क्योंकि वो अलग अलग हो सकता है वो हाइड्रोजन हो सकता है वो CH3 हो, तो अलग अलग मॉलिक्यूल यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह से अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, 20 किस्में होती है अमाइनो एसिड की। और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन हमारे सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, हमारे बालों में प्रोटीन है, हमारी खाल में प्रोटीन, हमारे नाखून में प्रोटीन, हमारे खून में प्रोटीन, उसके अलावा हमारे हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए। तो प्रोटीन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये छोटे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, उन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहेंगे। तो अमाइनो एसिड मोनोमर और पॉलीमर जो होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल जो होगा, वो हमारे पास प्रोटीन होगा। इसी तरह से कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एक और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं जिसे ग्लाइसरॉल कहा जाता है। फैटी एसिड जब ग्लाइसरॉल के साथ जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल को बना देते हैं जिसे हम फैट या ऑयल के नाम से जानते हैं। फैट जो होता है वो आमतौर पर सॉलिड होता है, ऑयल लिक्विड में होता है। ऑयल आमतौर पर प्लांट्स में से आ रहा होता है, फैट एनिमल्स में से आ रहा होता है, दूध में फैट होता है, जानवरों की बॉडी में फैट होता है, चर्बी, और ऑयल जो कि तेल होता है जो कि प्लांट्स में से आ रहा है। तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, इनका बना हुआ ये मॉलिक्यूल होता है फैट एंड ऑयल। तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, इनको हम मोनोमर कह सकते हैं, और फैट एंड ऑयल को हम हमारा पॉलीमर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर हम बात करते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन भी इसी तरह से लिपिड्स की बनी हुई होती है। लिपिड्स भी जो है ओवरऑल हम फैट्स और ऑयल जो है ये एक ग्रुप हो जाता है छोटा सा, इनके बड़े ग्रुप को लिपिड बोलते हैं। इसमें और मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। फास्फोलिपिड एक और किस्म होती है। तो लिपिड्स और प्रोटीन, उनकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। तो सेल के जितने भी पार्ट्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए होंगे। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसके बने होंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स के। और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसके बने होंगे? ये बने होंगे एलिमेंट्स के। और क्योंकि वो एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे होंगे, इसलिए उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट कह सकते हैं। 16 बायो एलिमेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो 6 बायो एलिमेंट होते हैं। तो ये बायो एलिमेंट्स सेल को बनाएंगे। तो फिर सेल जो होगा वो आगे चल करके कन्वर्ट हो चुका होगा टिश्यूज़ में। सेल्स जो होते हैं, एक सेल हो गया, फिर इसके साथ दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, फिर पांचवा सेल, फिर छठा सेल। ऐसे सेल्स का जो लेयर बन चुका होगा, सेल्स जो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो बन जाता है टिश्यू। ऐसे एक टिश्यू है, इस तरह से मौजूद एक टिश्यू है, उसके साथ एक और टिश्यू की लेयर मौजूद है। ऐसे ज़्यादा टिश्यूज़ जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन बन जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, अब लाजमी स्टमक टिश्यूज़ का बना हुआ होगा, और उसके अंदर जो टिश्यूज़ होंगे वो लाजमी सेल के बने होंगे। मैं आपको कहूँ हमारा स्किन एक ऑर्गन है, स्किन टिश्यूज़ का बना हुआ है। स्किन में से बहुत सारी लेयर्स हैं, और स्किन में जो टिश्यूज़ हैं वो लाजमी सेल्स के बने हुए हैं। फिर जो ऑर्गन्स होते हैं वो आगे चल कर के जुड़ते हैं, तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम हमेशा याद रखिएगा, सिस्टम कहा ही तब जाता है जब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं।
जैसे कि स्टमक है, स्टमक के साथ एक जुड़ा हुआ है फूड पाइप एसोफेगस, फिर फूड पाइप के साथ हमारा माउथ जुड़ा हुआ है, फिर स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम जो मौजूद है इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, क्योंकि वो ऑर्गन्स का सिस्टम है। तो खाने को हाज़म करने का ये सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से नोज़ हो गया, ट्रेकिया हो गया, लंग्स हो गए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसे मुख्तलिफ हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो लाजमी ऑर्गन्स के बने हुए होते हैं। और जिसमें ऑर्गन सिस्टम भी होगा वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। बुक में सिर्फ लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म सेल से ही बन जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसको समझना मुश्किल हो, क्योंकि जिसमें एक सेल है ना, आप उसके एक सेल को निकाल करके उसको बआसानी स्टडी कर सकते हो। लेकिन जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं ऑर्गन से, फिर उसकी स्टडी करना इतना ज़्यादा ही मुश्किल बन जाता है। तो उसे हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फिर ऑर्गेनिज्म जब हमारे पास मौजूद है, जैसे एक ह्यूमन एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। अब दुनिया में ह्यूमन की जितनी भी किस्में होंगी, हम उसे एक तरह का एक स्पीशी कहेंगे। स्पीशी क्या होता है? स्पीशी का डेफिनेशन याद रखिएगा। ह्यूमन को हम स्पीशी कह रहे हैं, तो स्पीशी जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम एक जैसे नज़र आएंगे, सिमिलर होंगे। और दूसरा वो होंगे इंटर ब्रीडिंग, एक जैसे होंगे और आपस में ब्रीड कर पाते होंगे, आपस में नस्ल पैदा कर सकते होंगे। एक तो वो सिमिलर होंगे, दूसरा वो इंटर ब्रीडिंग होंगे, यानी वो खुद से औलाद प्रोड्यूस करने वाले होंगे। जैसे इंसान है दुनिया में कहीं भी हो, कहीं पर भी वो शादी करके अपनी नस्ल बढ़ा सकता है, तो हम इंटर ब्रीड कर सकते हैं दूसरे इंसानों के साथ में भी, भले वो चाइना में मौजूद हो चाहे वो यूरोप में कहीं पर भी मौजूद हो, तो हम इंटर ब्रीड कर सकते हैं। ऐसे डॉग्स हैं वो आपस में इंटर ब्रीड कर सकते हैं, डॉग्स आपस में इंटर ब्रीड कर सकते हैं। तो जो भी इंटर ब्रीड करने वाले एक जैसे दिखने वाले जानदार होंगे उन्हें हम स्पीशी कहेंगे। स्पीशी का जो ग्रुप होता है, स्पीशीज़ एक जैसी स्पीशीज़ जुड़ करके बन जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम कोई एक हैबिटाट देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक कोई लेक मौजूद है, तालाब मौजूद है, तालाब में फ़िशेस मौजूद हैं। हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ फ़िशेस, कौन सी फ़िशेस मौजूद हैं, ग्रुप ऑफ फ़िशेस, एक जैसी फ़िशेस का जो ग्रुप मौजूद होगा, फिर उसकी जितनी भी तादाद होगी वो पॉपुलेशन करवाएगी। एक छोटा सा शहर है हैदराबाद, मिसाल के तौर पर, खैर छोटा तो नहीं, एक बड़ा सा शहर है। हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के एरिया में जितने भी इंसान रहते हैं उन सब का पॉपुलेशन कितना होगा? पॉपुलेशन मतलब उनकी आबादी। तो आप एक एरिया को सिलेक्ट करते हो, फिर एक स्पीशी को सिलेक्ट करते हो, तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है। इसी तरह से मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में लॉयंस की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप पाकिस्तान के एरिया में लॉयंस की पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो। तो पॉपुलेशन जब भी लफ्ज़ होगा तो वहाँ पर कोई हम एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे उस एरिया में वो स्पीशी कितनी मौजूद है। मिसाल एक एरिया हो गया अफ्रीका का, उस अफ्रीका के एरिया के अंदर जिराफ कितने मौजूद हैं। तो इस तरह से एक किस्म को, एक जानदार की नस्ल को आप जब एक इलाके में देखोगे तो वो आपकी पॉपुलेशन कहलवाएगी। आप एरिया अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हो, छोटा एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से मुख्तलिफ पॉपुलेशन समझ लो, या मुख्तलिफ तरह के जो हैं स्पीशीज़ का ग्रुप जो होगा उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। मैं एक छोटा सा यहाँ पर आपको समझा लेता हूँ। यहाँ पर कि हमारे पास लॉयंस हैं, एक उनका पॉपुलेशन, ये भी लॉयंस, ये भी लॉयंस, तो मुख्तलिफ तरह के लॉयंस। इसी तरह से टाइगर्स, यहाँ पर भी टाइगर्स हैं, ये भी टाइगर मौजूद है, तो मुख्तलिफ टाइगर्स। इसी तरह से कैट्स। तो ये अलग पॉपुलेशन, ये अलग पॉपुलेशन, ये अलग पॉपुलेशन, लेकिन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो होगा उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ होंगी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट पॉपुलेशंस इन अ हैबिटाट। एक जंगल हो सकता है, वहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ या पॉपुलेशंस हो सकती हैं, तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ या पॉपुलेशन, उसे हम जो है कम्युनिटी कहेंगे। और फिर जब हम लोग कम्युनिटी को, कम्युनिटी में ज़िंदा चीज़ें हैं,
ज़िंदा चीज़ों को नॉन लिविंग चीज़ों के साथ देखते हैं। ये जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं जो कम्युनिटी में मौजूद हैं, कम्युनिटी में हम ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का ही सिलेक्ट करें, यानी कि लिविंग चीज़ों का सिलेक्ट करें। लिविंग चीज़ों का हम बायोटिक कहते हैं। तो बायोटिक ज़िंदा चीज़ें माहौल की, और उनको, और जब हम अबायोटिक चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं और उनका आपस में ताल्लुक़ देखते हैं, ज़िंदा चीज़ों का गैर जिंदा चीज़ों के साथ, ज़िंदा चीज़ों का ज़िंदा चीज़ों के साथ ताल्लुक़ जब हम देखते हैं, तो वो बन जाता है हमारे पास इकोसिस्टम। ज़िंदा चीज़ें में तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, और अबायोटिक में गैर जिंदा चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हवा हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गई। तो यहाँ पर ज़िंदा चीज़ें, ये गैर जिंदा चीज़ें, लेकिन ये जब साथ में जुड़ेंगी तो बन जाएगा इकोसिस्टम। और दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम्स होंगे वो हमारे पास बन जाएंगे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में दुनिया के तमाम इकोसिस्टम आ जाएंगे। बायोस्फीयर को हम दूसरा कह सकते हैं लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन के जिस भी हिस्से में लाइफ मौजूद है वो बायोस्फीयर कहलवाएगा। आमतौर पर 3 किस्में बायोस्फीयर की होती हैं। पानी में लाइफ होती है तो उसे बोल देंगे हाइड्रोस्फीयर। इसी तरह से ज़मीन पे लाइफ होती है तो उसे बोलेंगे लिथोस्फीयर। इसी तरह से हवा में लाइफ होती है तो उसे बोलेंगे एटमॉस्फेयर। तो जहाँ कहीं लाइफ मौजूद है उसे बायोस्फीयर कहा जाएगा। द प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो लाइफ जहाँ ज़मीन पे मौजूद है उसे बायोस्फीयर कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इसी तरह के पेड क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। मंथली फ़ीस जो है वो 500 चार्ज की गई है, और उस पर आपकी तमाम लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम इस मंथ के अंदर 3 चैप्टर्स जो हैं ये कवर करा लें, यानी कि पहला और दूसरा चैप्टर ये तो लाजमी हमारे कवर होने ही है। तीसरे चैप्टर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस मंथली सेशन का हिस्सा बनना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके क्लास 9th के क्लासेस को वो ज्वाइन कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।